चैनल मैड वाइब्स और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। इस लेक्चर में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगी और आने वाले लेक्चर्स में मैं एक साथ oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन अ मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमिट्स। मतलब जो गैमिट है वो प्रोड्यूस कौन करते हैं? अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में। तो स्पर्म और ओवम बनते हैं रिस्पेक्टिवली। So, in testes, the mature male germ cells spermatogonia produces sperm by spermatogenesis. तो इस एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ने से पहले अपन है ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने जो लिखा है वो देख लेते हैं ताकि आपको ईजिली ये लाइंस बाद में समझ में आ जाएं। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? अपने स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होते हैं? अपने इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस में जाते हैं और क्या बनाते हैं? मोर स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, टाइप ए और टाइप बी। जो टाइप है वो रिजर्व हो जाता है और जो टाइप बी है वो ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही है। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना मियोसिस 1 में जाता है। मियोसिस प्रोसेस यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 में जाएगा और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटो जो साइट रहता है उसकी प्लॉइडी क्या है? तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? अपना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। फिर आ जाते हैं अपन कि सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो अपना मियोसिस 2 में जाके 4 स्पर्मेटिड बनाएगा, 2 ये और 2 ये। तो 4 स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है, पर इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जैसा नहीं रहता। तो एक प्रोसेस होती है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है? अपना मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड, वो अपना शेप और साइज में आता है। तो उस प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये बहुत सी बार नीट के क्वेश्चंस में पूछी गई है, एमसीक्यूज़ में पूछी गई है। तो फाइनली अपना क्या बन जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। अब एक बार अपन एनसीईआरटी लाइन भी देख लेते हैं। तो इन टेस्टिस द मैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अपना स्पर्मेटोगोनिया जो कि इमेच्योर जर्म सेल है, इनकी जो प्लॉइडी है वो क्या है? डिप्लॉयड होते हैं ये। दैट बिगेन्स एट प्यूबर्टी। और याद रखें आप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू होता है। तो ये मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in numbers। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे और स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, जिसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो ग्रोथ करेंगे और फाइनली क्या बना देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अपना डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि इसकी प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है, माइटोसिस हुआ है, मियोसिस नहीं हुआ है, ग्रोथ हुई है, तो प्लॉइडी सेम रहेगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी स्पर्मेटोगोनिया वाली रहेगी, दैट इज़ द डिप्लॉयड। फिर आ जाते हैं अपन, ईच स्पर्मेटोगोनिया इज अ डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। सम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब मियोसिस में कौन जा रहा है? तो मियोसिस में जाता है अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन जिसे बोलते हैं अपन, मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो ये याद रखें कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं। अब अपनी फर्स्ट मियोसिस हो गई है, अपने को 2
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उनमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22+X और 22+Y। फिर अपन देखेंगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, किस में हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड स्पर्मेटोसाइट है वो अंडरगो करेगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन और 4 स्पर्मेटिड बनाएगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 2 इससे और 2 इससे। तो अपने 22X वाले 2 हो गए और 22+Y वाले 2 हो गए, तो फाइनली अपने पास 4 स्पर्मेटिड आ गए। पर स्पर्मेटिड का जो शेप और साइज़ है वो स्पर्मेटोजोआ की तरह नहीं होता, मतलब मैच्योर स्पर्म की तरह नहीं होता, वो राउंड होते हैं स्पर्मेटिड। तो उस जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन होता है स्पर्मेटिड का, उस प्रोसेस को अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। देखें, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस? After the spermiogenesis, sperm had become embedded in the Sertoli cell and are finally released by the seminiferous tubule by the process स्पर्मिएशन। ये जो पैराग्राफ है ना मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतनी बार पूछा गया है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये दोनों बहुत कंफ्यूज कर देती हैं बच्चों को कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों और ये पूछी जाती हैं हमेशा एमसीक्यूज़ में। तो आप अच्छे से देखें, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ में स्पर्मियोजेनेसिस होता है और जो अपना सर्टोली सेल में वो एम्बेडेड रहते हैं, उसके बाद जो रिलीज़ होते हैं वो सेमनीफेरस टिब्यूल से, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो रिलीज़ फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल, उस प्रोसेस को क्या है स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस अपनी होल साइकिल है जिससे अपना स्पर्म बन रहा है, ठीक है, होल प्रोसेस है जिससे स्पर्म बन रहा है। तो आपको तीनों टर्म समझ में आ गए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कंफ्यूज ना होए। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मैंने बता दिया है, टू सिग्निफाई इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि जब प्यूबर्टी के टाइम अपना इंक्रीज़ होता है सिक्रीशन GnRH का हाइपोथैलेमस से, जो कि क्या कराता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, वो LH और अपना FSH रिलीज़ करते हैं। LH क्या है? LH एक्ट करता है लिडिक सेल पे और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, इनहिबिन बनाता है और इनहिबिन बनाने में हेल्प करता है, मतलब जो सर्टोली सेल्स हैं वो फैक्टर बनाता है इनहिबिन, पर उसको सर्टोली सेल को वो फंक्शन करने को बोलेगा कौन? FSH बोलेगा ना। और इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिन हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस था अपना ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफॉर्म्ड होना, स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफर्ड होना। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि जो स्पर्मेटिड हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पर्मेटोजोआ में, ये कौन करा रहा है? अपना स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। फिर आ जाते हैं अब अपन स्पर्म पे। तो स्पर्म जो है उसके 4 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका हेड, एक होता है नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी बॉडी को कवर करती है स्पर्म की। तो दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? एनवेलप करती है होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन अन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है? अपना हेड में प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस अपना स्पर्म का। फिर उसके बाद एंटीरियर पोर्शन है जो हेड का, वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जिसको अपन एक्रोजोम बोलते हैं। एक्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एक्रोजोम, दिस इज़ अ एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है? एक्रोजोम मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है, कंटेन करता है एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। सो देखो ये लिखा हुआ है, द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। द मिडिल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और जो मिडिल पीस, दिस इज़ द मिडिल पीस, नेक आ गई, उसके बाद जो मिडिल पीस आता है ये मिडिल पीस में जो है ना अपने क्या प्रेजेंट रहते हैं? ये नेक और ये है अपना मिडिल पीस, दिस इज़ अ मिडिल पीस। मिडिल पीस में प्रेजेंट रहता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी सोर्स है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है।
फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एनर्जी जिसके कारण मूवमेंट होती है टेल की, दैट फैसिलिटेट्स द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल मेल जो होता है, नॉर्मल फर्टिलिटी वाला मेल, वो कितना स्पर्म इजैक्यूलेट करता है, तो वो स्पर्म इजैक्यूलेट करता है अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट करते ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस मतलब इंटरकोर्स के टाइम वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो हैं उनको इजैक्यूलेट करते हैं, जिनमें से कम 60% की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए। और इन 60% का 40% के पास क्या होना चाहिए, अपना विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। मतलब मानिए जो अपना 100% जैसे कि मान लिया 100% स्पर्म कितने हैं अपने, 200 to 300 मिलियन है। अब इस 100% में से 60% के पास होनी चाहिए, क्या अपनी होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज़। और इन 60% का 40% के पास क्या होनी चाहिए, 40% के पास विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। तो कंफ्यूज ना हो कि 100 में से 60 और 40 हुआ है। 100 के 60% के पास नॉर्मल शेप और साइज़ होता है, और उन 60 का 40% के पास अपना विगरस मोटालिटी होनी चाहिए। तो अपन नॉर्मल फर्टाइल मेल बोलेंगे उसको। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें सीमन क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टर्म, तो सीमन क्या अपना समाइनल फ्लूइड जो होता है, समाइनल प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर अपन स्पर्म को भी जोड़ें तो अपन अपना सीमन बनता है। मतलब जितनी भी एक्सेसरी जो अपन ने डक्ट्स पढ़ी थी, ग्लैंड्स पढ़ी थी, वो क्या जो ग्लैंड्स थी वो क्या रिलीज़ कर रही थी, अपनी समाइनल प्लाज्मा रिलीज़ कर रही थी। और उनके साथ अगर अपन स्पर्म को भी काउंट करते हैं तो वो दोनों मिलके बनाते हैं अपना सीमन, और सीमन ही इजैक्यूलेट होता है। The function of male accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgen। और एंड्रोजन रिलीज़ कौन करता है, एंड्रोजन रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है अपना लिडिक सेल्स। ठीक है, लिडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन इन इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है, तो मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है GnRH। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है। तो आप अगर याद रखें कि हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है, GnRH रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से। अब GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो LH और FSH सिक्रीट करे। अब LH क्या करता है, LH है वो लिडिक सेल्स को सिग्नल देता है कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ, तो वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है जिसके कारण अपना स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। और FSH सर्टोली सेल्स को सिग्नल देता है और बोलता है इनिबिन बनाओ, तो इनिबिन क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस करता है अपनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेल गैमेटोजेनेसिस जो अपन ने पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे मैं बोल रही हूँ। एक और चीज़ है एज़ोस्पर्मिया एंड ओलिगोज़ोस्पर्मिया क्या होता है। तो एज़ोस्पर्मिया जब है ना लेस देन 20 मिलियन हो जाता है काउंट इजैक्यूलेशन का, तो उसे अपन एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर वो लेस देन 80 मिलियन है तो उसको अपन ओलिगोज़ोस्पर्मिया कह रहे हैं। एज़ोस्पर्मिया इज़ मान लीजिए एब्सेंस, मतलब इतना कम काउंट है कि वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं अपन, तो एज़ोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कि है ना जो इजैक्यूलेशन में स्पर्म्स हैं या जो प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म बन रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, उनका जो काउंट है वो बहुत कम है, इसलिए उसको ओलिगोज़ोस्पर्मिया कहा है। तो एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोज़ोस्पर्मिया आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सीमन एंड जो भी मैंने आपको बताया है कि नीट में ये इंपॉर्टेंट है वो याद रखें। अगले लेक्चर में oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों साथ में पढ़ा दूँगी।